साथियों नमस्कार। विद्या संकल्प चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज है 27 अगस्त 2026। 27 अगस्त 2026 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है इसमें देखेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 27 अगस्त को कौन सा महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो ये ऑप्शन बी सही होगा, विश्व झील दिवस यानी वर्ल्ड लेक डे। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आधिकारिक तौर पर 27 अगस्त को विश्व झील दिवस के रूप में घोषणा किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर झीलों के संरक्षण और पारिस्थितिक तंत्र और जल सुरक्षा के प्रति लोगों को क्या करना है, जागरूक करना है। अब बात उठी है संयुक्त राष्ट्र महासभा, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में एक चार्टर के तहत, और प्रथम बैठक हुआ था महासभा का सबसे पहला सत्र 10 जनवरी 1946 में लंदन में आयोजित की गई थी। देखिए, इस महासभा का प्रथम महिला अध्यक्ष भारत की विजय लक्ष्मी पंडित 1953 में इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, ध्यान रखिएगा। और इसके देखिए 5 अस्थायी सदस्य हैं। 5 अस्थायी सदस्यों की संख्या इस तरह से है। अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस, ये अस्थायी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य, जिनका चुनाव महासभा द्वारा नहीं किया जाता बल्कि इनका पास एक वीटो पावर होता है। ये अस्थायी रूप से है, ये अस्थायी सदस्य है, वीटो शक्ति है, इनको विशेषाधिकार प्राप्त है। और देखिए, इसके अलावा देखिए अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? 10 होते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्य कितने? 10 होते हैं। इनकी कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, यानी इन सदस्यों का चुनाव महासभा द्वारा 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए किया जाता है। और देखिए, कार्य क्या है संयुक्त राष्ट्र महासभा का? कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, सहयोग और विकास को बढ़ावा देना है। और नीति निर्माण क्षेत्र में यह वैश्विक मुद्दों पर बहस करने, नियम व नीतियां बनाने और प्रस्ताव पारित करने का कार्य करता है। वित्तीय कार्य क्षेत्र में यह संयुक्त राष्ट्र संघ का वार्षिक बजट तैयार करता है और उसे मंजूरी देने का काम संभालता है। नियुक्ति क्षेत्र में यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश, महासचिव एवं नए सदस्यों के चयन का कार्य करता है। चलते आगे। देखिए, आगे बढ़ने से पहले अगस्त माह में इंपॉर्टेंट डे जो मनाया गया था उसको एक नजर में हम लोग देख लेते हैं। 1 अगस्त को विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस मनाया गया। इसी दिन वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया गया। 2 अगस्त को फ्रेंडशिप डे मनाया गया और 2 अगस्त को ही विश्व एग्लो इंडियन दिवस मनाया गया। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। 4 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय क्लाउडेड लेबर्स डे मनाया गया। 5 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया और 7 अगस्त को ही राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन मनाया गया। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया गया और 9 अगस्त को ही विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया गया और 10 अगस्त को ही विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। 11 अगस्त को राष्ट्रीय बेटी दिवस मनाया गया। 11 अगस्त को ही विश्व संस्कृति दिवस मनाया गया। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया और 12 अगस्त को ही विश्व हाथी दिवस मनाया गया। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया और 14 अगस्त को विभाजन विनिष्का स्मृति दिवस भारत में मनाया गया। 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 16 अगस्त को पारसी नवरोज त्योहार मनाया गया। 17 अगस्त को राष्ट्रीय गैर लाभकारी दिवस मनाया गया। 18 अगस्त को विश्व कभी हार न मानने का दिवस मनाया गया। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया और 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया गया। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया गया। 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया और 22 अगस्त को मद्रास दिवस मनाया गया। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। 24 अगस्त को कोलकाता स्थापना दिवस मनाया गया। 25 अगस्त को राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा दिवस मनाया गया और 26 अगस्त को महिला सम्मान दिवस मनाया गया और इसी दिन अंतरराष्ट्रीय गार्ड डे भी मनाया गया। अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में 27 अगस्त 2026 को भारत सरकार द्वारा किस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? तो ये ऑप्शन बी सही होगा, खेलो इंडिया संवाद यानी युवा संपर्क कार्यक्रम। देखिए, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत मेरा युवा भारत के तत्वाधान में 27 अगस्त 2026 को युवा भागीदारी, खेल विकास और राष्ट्र निर्माण थीम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं के साथ सीधे संवाद करेंगे। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएस द्वारा आतंकवाद के प्रायोजक देश
की सूची से आधिकारिक तौर पर हटा दिया है? तो यह देखिए है ऑप्शन बी सही होगा, सीरिया। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने अगस्त 2026 में सीरिया को आतंकवाद के प्रायोजक देशों की सूची से बाहर किया है, और जिस पर वह वर्ष 1979 यानी 979 ईस्वी में शामिल था, यानी इस ग्रुप में शामिल था, इसे हटा दिया गया। चलते आगे, अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ की एजेंसी कोपरनिकस की अगस्त 2026 की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक महासागर की सतह पर औसत तापमान कितने डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है? तो ये ऑप्शन बी सही होगा, 21.1 डिग्री सेल्सियस। देखिए कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक महासागरों का तापमान बढ़कर रिकॉर्ड इनका कितना हो गया है, 21.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, जिसने मार्च 2026 के पिछले रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। चलते आगे, अगला प्रश्न, किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 50% आयात शुल्क के जवाब में अगस्त 2026 में अमेरिका के खिलाफ $27.6 मिलियन के जवाबी टैरिफ की घोषणा की है? तो यह ऑप्शन बी है, कनाडा। देखिए कनाडा सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को अमेरिकी शुल्कों के प्रभाव से बचाने और जवाबी कार्रवाई हेतु अमेरिकी सामानों पर $27.6 मिलियन का भारी भरकम टैरिफ लागू कर दिया है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा 27 अगस्त 2026 को जारी डिजिटल पेमेंट इंडेक्स यानी डीपीआई के अनुसार देश में ऑनलाइन लेनदेन में पिछले वर्ष की तुलना में कितने % की वृद्धि दर्ज की गई है? इसमें तो ये है 14.8%। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में यूपीआई के बढ़ते उपयोग के कारण देश में डिजिटल भुगतान में 14.8% की शानदार वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। यूपीआई का जिक्र हुआ है, तो यूपीआई के बारे में देख लेते हैं। देखिए यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भारत में डिजिटल पेमेंट का सबसे लोकप्रिय और आसान माध्यम है। इसके बारे में देखिए इसका निर्माता जो है एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा यह विकसित किया गया है। इसकी शुरुआत हुई थी यूपीआई सेवा को आधिकारिक तौर पर वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया। नियामक देखिए इसका भारत में यूपीआई के पूरे नेटवर्क को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई नियंत्रित करता है। मूल कारण यह मोबाइल ऐप के जरिए दो बैंक खातों के बीच तुरंत पैसे ट्रांसफर या ट्रांजैक्शन करने की तकनीक इसमें है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपनी व्यापारिक नीति में बड़ा बदलाव करते हुए अगस्त 2026 में किस श्रेणी के रॉकेटों का निर्माण पूरी तरह से घरेलू निजी क्षेत्र को सौंपने का घोषणा किया है? तो यह ऑप्शन बी सही होगा, पीएसएलवी और LVM-3 पोलर एंड लॉन्च व्हीकल मार्क 3। देखिए इसरो ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2026 के अवसर पर नीतिगत बदलाव करते हुए व्यावसायिक रॉकेटों यानी पीएसएलवी और LVM-3 का निर्माण पूरी तरह से निजी क्षेत्र को सौंपने का निर्णय लिया है, ताकि इसरो खुद गहरे अंतरिक्ष अभियानों पर ध्यान केंद्रित कर सके। बात हुई है इसरो की, तो आइए देखते हैं इसरो के बारे में। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है, और ये इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसके जनक भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में है, और लॉन्चिंग स्टेशन इसरो का अपने रॉकेट सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ये लॉन्च करता है। देखिए ये पहला उपग्रह इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट 1975 में रूस की मदद से लॉन्च किया था। पहला स्वदेशी रॉकेट, भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SLV-3 था, जिसे इसरो ने 1980 में यानी 1980 में लॉन्च किया था, यानी 1980 में। मंगलयान 2013 में, देखिए मंगलयान से पहले चंद्रयान 1 2008 में इस मिशन में चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की खोज की थी। यह सफल परीक्षण है, और इसके बाद 2013 में मंगलयान इसरो अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह में की कक्षा में पहुंचने वाली दुनिया की पहली एजेंसी बनी। तो इस तरह से इसरो ने और जैसे विश्व रिकॉर्ड कायम किए। इसमें इसरो के PSLV C-37 रॉकेट से एक साथ 104
यानी सैटेलाइट भेजकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है अगस्त 2026 के केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले किसी सरकारी विभाग ने फेडरेशन ऑफ इंडिया पब्लिशर से यानी FIP द्वारा आयोजित एक्सीलेंस इन बुक प्रोडक्शन अवार्ड 2026 में कुल 7 पुरस्कार जीते हैं। तो यह है, देखिए ऑप्शन बी से होगा प्रकाशन विभाग यानी पब्लिकेशन डिवीजन। देखिए भारत सरकार के प्रकाशन विभाग को हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में बेहतरीन, विश्वसनीय और ज्ञानवर्धक सामग्री तैयार करने के लिए FIP द्वारा प्रतिवर्ष 7 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। देखिए बात उठी है केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इसके बारे में देखते हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भारत सरकार की एक प्रमुख शाखा है जो देश में सूचना, प्रसारण, प्रेस और सिनेमा से जुड़े नियमों, कानूनों और नीतियों के निर्माण एवं प्रशासन का शीर्ष निकाय है। यह है, ध्यान रखिएगा, यह मंत्रालय सरकार यानी भारत सरकार की नीतियों, योजनाओं और उपलब्धियों को विभिन्न संचार माध्यम के जरिए जनता तक पहुंचाने का भी काम करता है। देखिए वर्तमान में 2026 में श्री अश्विनी वैष्णव भारत के केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। मुख्य कार्य देखिए सरकारी योजनाओं का प्रचार करना, जैसे रेडियो, टेलीविजन, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और पारंपरिक माध्यमों जैसे नाटक, कठपुतली शो के जरिए सरकारी नीतियों को लोगों तक पहुंचाना। नीति निर्माण, देश के निजी प्रसारण, डिजिटल मीडिया और फिल्म निर्माण से संबंधित नियम या कानून बनाना। सार्वजनिक प्रसारण या नियमन, ये देखिए दूरदर्शन और आकाशवाणी जैसे राष्ट्रीय प्रसारण सेवाओं की देखरेख करना। इस मंत्रालय के अधीन देखिए प्रसार भारती, यह भारत सरकार की सार्वजनिक प्रसारण संस्था है जिसके अंतर्गत आकाशवाणी और दूरदर्शन काम करते हैं। और देखिए पत्र सूचना कार्यालय यानी PIB यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, यह सरकार की नीतियों और फैसलों के बारे में समाचार मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के आधिकारिक सूचनाएं जारी करने की मुख्य एजेंसी है। आगे है केंद्रीय फिल्म प्रसारण बोर्ड यानी CBFC, इसे आम बोलचाल में सेंसर बोर्ड भी कहा जाता है। यह भारत में फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए इन्हें प्रमाणित और सर्टिफिकेट करने का एक काम करता है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इतिहास में एक अनूठा प्रशासनिक बदलाव करते हुए फुल कोर्ट की बैठक में किस तारीख यानी गुरुवार को आधिकारिक अवकाश घोषित किया गया है, जिसके बदले 22 अगस्त को पूरे दिन काम किया गया था। तो देखिए ये ऑप्शन बी सही होगा, 27 अगस्त 2026। देखिए सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने 27 अगस्त 2026 को अदालत और रजिस्ट्री के लिए अवकाश घोषित किया था और इसके बदले 22 अगस्त यानी शनिवार को पूर्ण कार्य दिवस के रूप में बदल दिया था। बात उठी है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो इसके बारे में देखिए भारत का सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च सबसे बड़ी और अंतिम न्यायिक अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है। इसे भारतीय संविधान का संरक्षक और नागरिकों के मौलिक अधिकार का रखवाला भी माना जाता है। देखिए इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 में हुई थी। जज की संख्या वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य जज यानी CJI को मिलाकर कितना जज है, 38 यानी 78 न्यायाधीश है। अच्छा देखिए सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की कितना एज है, यह एज है 65 वर्ष। देखिए सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 131 के तहत केंद्र सरकार और राज्यों के बीच या दो राज्यों के आपसी विवाद को सीधी सुनवाई किसको यह अधिकार दिया गया है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। और अपीली क्षेत्राधिकार, यह देश की सबसे बड़ी अपीली अदालत है जो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दीवानी, आपराधिक और संवैधानिक मामलों की अपील सुनता है। रीट क्षेत्राधिकार, देखिए आर्टिकल 32 के तहत अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट में ये अपना केस ले जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में सीधे जा सकता है। न्यायिक समीक्षा, देखिए संसद और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को सुप्रीम कोर्ट अवैध घोषित कर सकता है यदि वह संविधान के खिलाफ हो। और सलाहकारी क्षेत्राधिकार दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, यदि एडवाइजरी देखिए आर्टिकल 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति किसी महत्वपूर्ण कानूनी या सार्वजनिक मामले पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। आगे स्वतः संज्ञान यानी
देखिए, कोर्ट बिना किसी बाहरी शिकायत के भी देश के गंभीर मुद्दे पर खुद संज्ञान ले सकता है। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का कुछ कार्य और शक्तियां हैं। और देखिए, जज अगर सुप्रीम कोर्ट का बनना है तो उसके लिए वह किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल का जज का काम किया हो, या किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम वो 10 साल का वकालत किया हो, एडवोकेट के तौर पे रहा हो, राष्ट्रपति की नजर में एक सम्मानित और प्रतिष्ठित कानूनविद यानी कानून का ज्ञाता हो। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सेंटर फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशन के सलाहकार बोर्ड में अगस्त 2026 में 3 नए सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा की गई है। तो ये है, देखिए ऑप्शन बी सही होगा इसमें, ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्री पेनी वोंग। देखिए, ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्री पेनी वोंग ने अगस्त 2026 में सेंटर फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशनशिप बोर्ड के लिए, ये सेंटर फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशनशिप बोर्ड के लिए रॉबिन खुदा, फज पोलार्ड और प्रोफेसर वीना सहजवाला की नई नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा की है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, अगस्त 2026 यानी 27 अगस्त 2026 को भारत का वह कौन सा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक या बैंकिंग संस्थान निवेशकों के साथ वन ऑन वन वर्चुअल बैठकों के माध्यम से $500 मिलियन के विदेशी कर्ज जुटाने की समीक्षा प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है? तो ये देखिए ऑप्शन बी सही होगा, एसबीआई। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी मजबूत लोन ग्रोथ को सहारा देने के लिए मॉर्गन स्टैनली के सहयोग से इस रणनीतिक पूंजी जुटाने की प्रक्रिया के तहत निवेशकों के साथ बैठक कर रही है। एसबीआई के बारे में देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। यह भारत का सबसे बड़ा, सबसे पुराना, सबसे भरोसेमंद सरकारी बैंक है, यानी पब्लिक सेक्टर का बैंक है। इससे देश की वित्तीय व्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। आसान शब्दों में कहे तो भारत का हर तीसरा व्यक्ति एसबीआई से जुड़ा हुआ है। देखिए, ऐतिहासिक हाल ही में देखिए, एसबीआई का जो इतिहास है 200 साल से ज्यादा पुराना है, जो भारत के इतिहास से बहुत गहरी जड़ इसका है भारत के इतिहास में। शुरुआत में देखिए 1806 ईस्वी में इसकी शुरुआत ब्रिटिश काल में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में हुई थी, और इंपीरियल बैंक 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। और फिर एसबीआई का जन्म 1 जुलाई 1955 ईस्वी को, यानी आजादी के बाद सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण किया और इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया। इसलिए हर साल 1 जुलाई को एसबीआई अपना स्थापना दिवस भी मनाता है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय द्वारा अगस्त 2026 में जारी अधिसूचना के अनुसार सीमा शुल्क क्लियरेंस को तेज करने के लिए किस नई एआई संचालित प्रणाली को सभी मुख्य बंदरगाहों पर लागू किया गया है? तो देखिए, ये ऑप्शन 20 सही होगा, कल्पतरु, यानी ऑप्शन 20 सही होगा। देखिए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीआईसी ने आयात निर्यात में लगने वाले समय को आधा करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कल्पतरु मूल्यांकन प्रणाली की पूरी तरह से सक्रिय से इस सिस्टम को कर दिया है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, अगस्त 2026 में भारत के किस यूरोपीय व्यापार गुट के साथ मुक्त व्यापार समझौता के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों पर एक अंतिम सहमति दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए? तो देखिए, ये ऑप्शन बी सही होगा, EFTA यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। देखिए, भारत और 4 यूरोपीय देश, ये 4 यूरोपीय देश कौन कौन थे? स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और लिechtenstein के संगठन EFTA यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के संगठन ने व्यापार निवेश को बढ़ाने के लिए सीमा शुल्क में भारी कटौती के इस समझौते को अंतिम रूप दिया है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए 27 अगस्त 2026 तक देश के कितने मुख्य स्टेशनों पर एआई आधारित फेस रिकॉग्निशन सिस्टम यानी FRS कैमरा लगाने का काम पूरा कर लिया है? तो ये है ऑप्शन
बी सही होगा 250 स्टेशन। देखिए रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ ने संदिग्धों की पहचान करने और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए देश के 250 ए श्रेणी के स्टेशनों पर इस आधुनिक सुरक्षा प्रणाली को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया है। चलते आगे अगला प्रश्न। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने अगस्त 2026 में पश्चिमी घाट के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र यानी ईएसए की सुरक्षा के लिए कितने राज्यों में कड़े नए नियमों की अधिसूचित किया गया है? तो देखिए ये ऑप्शन बी सही होगा 6 राज्यों में। देखिए पर्यावरण मंत्रालय ने भूस्खलन को रोकने के लिए पश्चिमी घाट के से छठे 6 राज्य, ये 6 राज्य कौन है? गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में अवैध खनन और भारी निर्माण को पूरी तरह से रोक लगा दिया है। देखिए भारत में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसकी स्थापना हुई थी 1985 ईस्वी में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और नई दिल्ली में भी इंदिरा पर्यावरण भवन में है, जो भारत की पहली 100% नेट जीरो एनर्जी यानी सौर ऊर्जा संचालित सरकारी इमारत है। केंद्रीय मंत्री इसके कौन है? वर्तमान में इस मंत्रालय का कार्यभार केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के पास है और कीर्तिवर्धन इसके राज्य मंत्री हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए अखिल भारतीय सेवा यानी यह मंत्रालय भारतीय वन सेवा यानी IIFS का कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी यानी नियंत्रक प्राधिकरण है। देखिए यह देश में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन संरक्षण अधिनियम 1972 और वन संरक्षण अधिनियम 1980 को लागू करता है। देश में प्रसिद्ध संस्थाएं जैसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारतीय वन्य जीव संस्थान और भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद इसके अंतर्गत काम करती है। देखिए देश के सभी नेशनल पार्कों यानी जो राष्ट्रीय पार्क हैं और वन्य अभयारण्यों का प्रशासन इसी मंत्रालय के अधीन होता है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए अगस्त 2026 में किस स्वदेशी लोइटर म्यूनिशन आत्मघाती ड्रोन प्रणाली के बड़े बैच को खरीदने की अंतिम मंजूरी दी है? तो देखिए ये ऑप्शन बी सही होगा नगास्त्र 1। देखिए भारतीय सेना ने अपनी सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से स्वदेशी नगास्त्र 1 सुसाइड ड्रोन की नई खेप को अपने बेड़े में शामिल करने का फैसला किया है। चलते आगे, अगला प्रश्न। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने देश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के छात्रों के डिजिटल शैक्षणिक रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए किस यूनिक आईडी पोर्टल को पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया है? तो देखिए ये ऑप्शन होगा बी होगा अपार आईडी। अपार आईडी देखिए वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के तहत शिक्षा मंत्रालय ने अपार पोर्टल पर सभी छात्रों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है ताकि उनके रिपोर्ट कार्ड और सर्टिफिकेट ऑनलाइन सुरक्षित रहे। देखिए बात उठी है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के बारे में, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भारत सरकार का वह प्रमुख मंत्रालय है जो देश की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था, नीतियां और साक्षरता को दिशा निर्देश करने की जिम्मेदारी इसी मंत्रालय का है। और देखिए इसकी स्थापना व नाम, यह मंत्रालय 1947 में आजादी के समय ही अस्तित्व में आई और साल 1985 में राजीव गांधी सरकार ने इसका नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया था। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने पर इसका नाम दोबारा बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। देखिए केंद्रीय मंत्री वर्तमान में भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी हैं, जिन्होंने जुलाई 2026 में बहुत सारा छात्रों के विरोध होने पर धर्मेंद्र प्रधान की जगह ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री बने हैं। इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान थे। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई और पुणे के बीच भारी ट्रैफिक को कम करने के लिए 27 अगस्त 2026 को किस नई आधुनिक परिवहन परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता को मंजूरी दी है? तो देखिए ये ऑप्शन बी सही होगा पोर्ट टैक्सी कॉरिडोर। देखिए मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण
यानी MMRDA ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के प्रमुख फीडर रूटों पर चालक रहित पोर्ट टैक्सी चलाने की योजना को आगे बढ़ाया है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, असम सरकार ने 27 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय उद्यानों यानी नेशनल पार्क्स की सुरक्षा के लिए विशेष गैंडा संरक्षण बल को किस आधुनिक तकनीकी से लैस करने की घोषणा की है? तो देखिए ये ऑप्शन बी सही होगा, नाइट विजन थर्मल ड्रोन से। देखिए काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान में शिकारियों पर रात में नजर रखने के लिए असम वन विभाग ने थर्मल इमेजिंग ड्रोन दस्ते को तैनात करने का निर्णय लिया है। चलते आगे। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने 27 अगस्त 2026 को बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास के लिए किस नए औद्योगिक कॉरिडोर के निर्माण को वित्तीय मंजूरी दी है? तो देखिए ये ऑप्शन बी होगा, चित्रकूट झांसी औद्योगिक गलियारा। देखिए उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के किनारे चित्रकूट और झांसी के बीच नए डिफेंस और औद्योगिक विनिर्माण हब को विकसित करने के लिए बजटीय आवंटन पास किया है। आगे है, भारत सरकार के केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूर खेलो इंडिया योजना के नए चरण के लिए कुल कितनी बजटीय आवंटन स्वीकृत किया गया है? तो देखिए ये है लगभग 36,441 करोड़ का बजट। देखिए भारत सरकार ने खेलो इंडिया योजना को 2026 से लेकर 2031 तक के लिए बढ़ावा दिया है और देश में खेल बुनियादी ढांचा को मजबूत करने के लिए 36,441 करोड़ रुपया मंजूर किए हैं, जिसके तहत 27 अगस्त 2026 को राष्ट्रव्यापी संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए आप लोग सब्सक्राइब करिए, सब्सक्रिप्शन रुकना नहीं चाहिए, पढ़ाई रुकेगा नहीं। और लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपको कुछ अलग से चीजें इसमें चाहिए, बदलाव चाहिए, तो आप लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसमें हम लोग क्या है, क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद उसका एक्सप्लेन करते हैं। इससे एक क्वेश्चन के पीछे कई आपका क्वेश्चन तैयार हो जाता है। आपकी बुनियादी ढांचा जो है तैयारी का बिल्कुल शार्प हो जाएगा। आप हर एग्जाम में ऑल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।